Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. In last video, we have completed till comparison between business, profession and employment. वहां तक हमने देख लिया था. अभी नेक्स्ट जो फर्दर कॉन्सेप्ट हमारे पास अवेलेबल है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. बेसिकली बिजनेस को तीन पार्ट में या कैटेगराइज किया हुआ है. सबसे पहला है आपका ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तीनों को आराम से समझेंगे, डिटेल में देखेंगे कि क्या इसके मीनिंग्स निकलते हैं. चलिए, ट्रेड को थ्योरेटिकली समझने से पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं. आपने कभी सुना होगा पहले के जमाने में क्या होता था कि गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था. ठीक है, मेरे पास सपोज व्हीट है, सामने वाले के पास राइस है. ठीक है, हम मुझे चाहिए राइस, उसको चाहिए व्हीट, तो हम क्या करते थे, एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे. इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम. कि जहां पे सिर्फ गुड्स के बदले गुड्स या फिर सर्विस के बदले सर्विस. ठीक है, वहां पे मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ कॉमोडिटी रिलेटेड या फिर सर्विसेज को बेस बना के उस पर एक्सचेंज करते थे. सो डेफिनेशन में भी दो या तीन एस्पेक्ट कंसीडर किए गए. सबसे पहले बार्टर एस्पेक्ट, जहां पे आपका गुड्स के बदले गुड्स को कंसीडर किया गया. और सेकंड है आपका मनी एस्पेक्ट, कि जहां पे जो एक्सचेंज आप कर रहे हो वहां पे मनी इन्वॉल्वमेंट रहेगा. और थर्ड यहाँ पे दो पार्टी के बीच में होना जरूरी है. और वो दो पार्टी कौन होगी, बायर एंड सेलर. तो चलिए क्या लिखा है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज. यहाँ पे कमोडिटी का मीनिंग होता है गुड्स. कहने का मतलब ये है कि आप एक्सचेंज कर रहे हो एक गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ या फिर एक सर्विसेज को दूसरे सर्विसेज के साथ. ठीक है, इन रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, तो के गुड्स और सर्विसेज कुछ भी मिल सकता है. तो ये था आपका पहला एस्पेक्ट जिसको कहा गया बार्टर एस्पेक्ट या फिर बार्टर सिस्टम. एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज. और exchange of commodity or services in return of money with the motive of profit between two person is called trade. ठीक है, यहाँ पे अभी मनी कंसिडरेशन की बात की गई है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले गुड्स लिया और मनी दिया, तो ये आपका हो गया मनी कंसिडरेशन. तो दोनों एक्सपेक्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया. डेफिनेशन क्या कहती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और exchange of goods or services in return of money with the motive of profit between two person is called trade. For example, सपोज मैं एक स्टेशनरी की शॉप पे गया, वहां पे मैंने बोला कि भैया जी मुझे 50 रुपए वाली एक नोटबुक चाहिए. तो उसने मुझे 50 रुपए वाली नोटबुक दे दी और इन रिटर्न मैंने उनको क्या दिया, तो मैंने उनको पैसे दिए. तो ये था आपका, ठीक है, मनी कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट. और आजकल तो बार्टर सिस्टम चलता नहीं है, खत्म हो चुका है. तो सिर्फ यहाँ पे मनी चलता है कि जो हार्ड कैश या फिर कॉइन आपको देने रहते हैं. तो ट्रेडर जो भी वो शॉपकीपर था या फिर ओनर था, वो ऐसे ही तो अपनी स्टेशनरी की शॉप लेके नहीं बैठा है. वो जब मुझे 50 रुपए की नोटबुक देगा तो उसमें थोड़ा बहुत उसका प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड रहता है. तो समझ में आया. तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल रिगार्डिंग द गुड्स. और अब मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जाम्पल की, जहां पे मैं सर्विस रिलेटेड एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मुझे प्लेस नंबर 1 से लेके प्लेस नंबर 2 पे जाना है. ठीक है, और मैंने क्या सर्विस यूज किया, बस सर्विस यूज किया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मैंने यूज की. तो मैंने उसके लिए सबसे पहले टिकट बाय किया होगा. और टिकट बाय कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले वहां पे पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पैसे पेमेंट कर दिए तो अभी सारी पूरी बस मेरी हो गई, नहीं. वो बस मुझे एक जगह से लेके जाएगी और दूसरी जगह पे ड्रॉप कर देगी. तो उसी का ये काम है. तो ये होगी बस सर्विसेज. तो ये था आपके दो एग्जांपल्स रिगार्डिंग द ट्रेड. और चलिए समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं. तो यार देयर आर अराउंड 8 कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला, ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस. ओके, और बिजनेस इज अ वन काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो अल्टीमेटली ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकंड है, देयर आर टू पार्टीज इन ट्रेड, परचेजर एंड सेलर. मैंने क्या कहा था कि दो पार्टी इन्वॉल्व होंगी. सबसे पहले जिसको कहा जाएगा बायर,
जिसको हम कहेंगे परचेजर, और एक होगा सेलर, ठीक है, जो सामान बेचेगा और एक सामान खरीदेगा। थर्ड पॉइंट है एक्सचेंज इज इसेंशियल इन ट्रेड। व्हेनेवर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसको हम ट्रेड कब बोलेंगे, जहां पे कुछ एक्सचेंज हुआ हो, जैसे कि गुड्स लिया है और पैसे दिए हैं, तो ये हो गया आपका एक्सचेंज, जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है। इन केस ऑफ गुड्स और सर्विस में तो आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। In trade, transfer of ownership of goods and services are done. बेसिकली ओनरशिप किसकी ट्रांसफर होती है, गुड्स की ट्रांसफर होती है। मैंने आपको बस सर्विस का एग्जांपल दिया, उसमें मैंने ये नहीं कहा कि आपने जैसे ही बस टिकट बस टिकट को परचेज किया तो पूरी बस आपकी हो गई है, नहीं। वो बस क्या करेगी, आपको एक जगह से पिकअप करेगी और दूसरी जगह पे ड्रॉप कर देगी। तो सर्विस रिलेटेड यहाँ पे कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन यस, गुड्स के रिगार्डिंग यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है। पहले वो नोटबुक किसकी थी, स्टेशनरी वाले एग्जांपल में, क्योंकि वो स्टेशनरी शॉपकीपर की थी, लेकिन अब मैंने पैसे देके वो ओनरशिप मैंने अपने ट्रांसफर करवा लिया। तो ये था ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट क्या है आपका, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर एन अमाउंट इज पेड और गुड्स आर एक्सचेंज। मैंने क्या बोला, अगर गुड्स के बदले गुड्स ले दे रहे हो तो वो क्या बार्टर सिस्टम, और गुड्स के बदले मनी पे कर रहे हो तो वो आपका हो गया मनी कंसिडरेशन कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, दोनों कुछ भी हो सकता है, गुड्स के बदले आप मनी पेमेंट भी कर सकते हो या फिर आइदर गुड्स भी एक्सचेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका, ट्रेड इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। बिजनेस में भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, हमने देखा था कि बिजनेस इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, तो जस्ट लाइक दैट ट्रेड इज एन आल्सो कंटिन्यूअस एक्टिविटी। आज सपोज वो स्टेशनरी शॉपकीपर ने एक नोटबुक बेच दिया, दैट मींस ये नहीं होगा उसका काम खत्म कि वो घर चला जाएगा दुकान बंद करके, नहीं, वो क्या करेगा और अपनी नोटबुक्स बेचेगा और जितने अदर प्रोडक्ट्स है स्टेशनरी रिलेटेड वो बेचेगा, तो वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। The value of goods or services is determined in terms of money. Whenever you are going anywhere or any shop, आप क्या देखते हो वहां पे, तो कि आप जो कुछ भी वहां पे परचेज करना चाहते हो तो सबकी एक वैल्यू होती है, और उस वैल्यू को किस में डिटरमाइन किया जाता है, मनी मनी में डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि उसको कैलकुलेट किया जाता है। डिटरमाइन का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेट करना। जैसे कि मान लो आज मैं एक प्रोविजन स्टोर पे गया, वहां पे मैंने बोला कि मुझे 1 kg ऑफ शुगर चाहिए, तो वो क्या करेगा, ठीक है आपका 40 रुपए हुआ, आप 40 रुपए मुझे दो, मैं आपको 1 kg ऑफ शुगर दे दूंगा। और आपके पास सपोज 20 रुपए है, तो वो क्या बोलेगा, कि आपके पास तो 20 रुपए है, एक काम करता हूँ मैं आपको ½ kg प्रोवाइड कर देता हूँ, यानी कि जितना आप मन पैसे दोगे उतनी आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। लास्ट में क्या है, ट्रेड इज अ लीगल एक्टिविटी। तो ये भी आपको रखना है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी, इट मस्ट बी अ लीगल एक्टिविटी, ओके, जो गवर्नमेंट ग्रांटेड हो, अदरवाइज वो लीगल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड अवेलेबल, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड। देखो बहुत सिंपल है, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड करता है, मतलब इंडिया के बाउंड्री, मतलब इंडिया की जो बाउंड्री है, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो वो आपका इंटरनल ट्रेड होगा, और इंडिया के बाहर किसी अलग ज्योग्राफिकल कंट्री के साथ आप ट्रेड कर रहे हो तो वो इंटरनेशनल ट्रेड होगा। जैसे कि द ट्रेड अमंग डिफरेंट रीजन विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज आप अहमदाबाद में हो, गुजरात में आया अहमदाबाद, और आपने महाराष्ट्र में, ठीक है, एक जो पर्सन ए है वो गुजरात में है, और जो पर्सन बी है वो महाराष्ट्र में है, और दोनों आपस में ट्रेड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये इंटरनल ट्रेड है। लेकिन जब कोई इंसान, सपोज एक पर्सन है वो गुजरात में है, लेकिन गुजरात कहाँ पे है, इंडिया में आया है, लेकिन वो अपना सामान कहाँ पे बेच रहा है, दुबई में बेच रहा है, तो वो क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड, आउटसाइड द
ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, वो क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड। और वैसे इंटरनल ट्रेड में आपके पास दो पार्ट अवेलेबल है, होलसेल ट्रेडिंग और रिटेल ट्रेडिंग। होलसेल में क्या होता है, सामान बल्क में परचेस किया जाता है और बल्क में सेलिंग किया जाता है। लेकिन रिटेल ट्रेड में क्या होता है, सामान भले वो बल्क में परचेस करते हैं लेकिन वो क्या करेंगे, कस्टमर को थोड़ा थोड़ा सामान बेचेंगे, पूरा सामान नहीं बेचेंगे। तो ये था आपका होलसेल ट्रेड यानी कि टोटली इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल ट्रेड, वो भी मैंने आपको समझा दिया। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या इंक्लूड होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट का मीनिंग क्या होता है कि दूसरे देश से हम अपने देश में कुछ सामान मंगा रहे हैं। एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, अपने देश से दूसरे कहीं पे हम देश पे सामान को बेच रहे। और री एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, सपोज एक कंट्री ने हमारे कंट्री पे एक्सपोर्ट किया और वही एक्सपोर्ट गुड हम दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे री एक्सपोर्ट, यानी कि दो बार एक्सपोर्ट होता है। एक कंट्री ने हमारे कंट्री पे किया, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री पे गया, तो वो हो गया री एक्सपोर्ट। तो ये था टोटली आपका कॉमर्स। अब बात करते हैं, सॉरी ये था आपका टोटली ट्रेड। अब बात करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? बेसिकली कॉमर्स में ट्रेडिंग इंक्लूड होता है और साथ ही साथ ट्रेडिंग से रिलेटेड एक और सर्विसेज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्विसेज। और ऑक्सिलरी सर्विसेज का मीनिंग होता है सपोर्टफुल, हेल्पफुल। ठीक है, वो सर्विसेज जो आपके ट्रेडिंग में हेल्प करते हो उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्विसेज। तो बेसिकली हम कॉमर्स को कह सकते हैं कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी सर्विसेज। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमर्स मींस ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। जैसे कि मान लो आजकल बैंक का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, तो आपके ट्रेडिंग बिजनेस में अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपको बैंक रिलेटेड कुछ सर्विसेज चाहिए, आपने अकाउंट ओपन करवा के रखा है, आप यूपीआई पेमेंट्स लेते हो, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करते हो, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, तो आपको यहाँ पे बैंक की सर्विसेज चाहिए होती है, तो इसको कहेंगे ऑक्सिलरी सर्विसेज। मान लो आपने एक जगह से सामान परचेज किया है और उसको आपको अपनी शॉप तक लेके आना, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यूज करोगे, तो ये भी हो गया ऑक्सिलरी सर्विसेज, जो बेसिकली आपको ट्रेड में हेल्पफुल करते हैं और आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को स्मूथ करते हैं। These services include services of bank, insurance, transportation, communication, warehousing, agents, etc. ठीक है, the world has become a global village from point of view of trade and its auxiliary services. Basically यही होता है, आपके जो ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो सर्विसेज आपके ट्रेड को स्मूथली वर्क करने में हेल्पफुल करे, उसको हम क्या, वो क्या होगा, ऑक्सिलरी सर्विसेज। और ये जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो इसको हम कहेंगे कॉमर्स। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहला है ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। मैंने क्या बोला कि कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी सर्विसेज, दैट मींस ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो कॉमर्स किसका क्लासिफाइड है, वर्जन है, तो क्या बिजनेस का, और बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अल्टीमेटली कॉमर्स भी क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पे मनी कंसिडरेशन एंड इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्लूड रहता है। ऑक्सिलरी सर्विसेज हेल्पफुल टू ट्रेड आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। ओके, सो मैंने पहले ही बोल दिया कि ट्रेड, आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को स्मूथली वर्क करने में जो सर्विसेज आपको हेल्पफुल है उसको कहा जाएगा ऑक्सिलरी सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट है, इट इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ गुड्स। देखो वेयर हाउस का मीनिंग क्या होता है कि जहां पे आपके फिनिश प्रोडक्ट्स पड़े रहते हैं और उसको सिस्टमेटिकली मैनेज किया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी खराब ना हो। और जब कभी भी कोई गुड्स की क्वालिटी खराब नहीं करती, उसको स्टोर करके रखा जाता है, तो वो क्या क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। और जब कभी भी आपके अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजे जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज करते हो, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कर रहे हो इन द मार्केट, उसको कहला जाएगा प्लेस यूटिलिटी। तो ये था आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो अगर ट्रेडिंग
एक्टिविटी या फिर ट्रेड में अगर सर्विसेज की जरूरत पड़ी तो ही आप उसकी डिमांड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। मान लो कि आपके पास अ, अभी सपोज इंश्योरेंस की आपको जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस के लिए कोई डिमांड नहीं करोगे, हाँ या ना। तो जब कभी भी आपको कोई सर्विस की जरूरत होगी, whenever you are in need of any service you will create a demand for it, okay। तो ये था आपका फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या है, इफ ऑक्सिलरी सर्विसेज आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, गुड्स कैन बी सप्लाइड टू कस्टमर एट फेयर प्राइस। आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी या फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी को स्मूथ रखना है, तो आप क्या करते हैं, सर्विस का यूज करते हैं। और वो सर्विस क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, बिकॉज आपके लिए वो सब कुछ कॉस्ट है। और जब कभी भी आप ये कॉस्ट को रिकवर करना चाहोगे तो अल्टीमेटली कहां से करोगे, तो कस्टमर के प्राइस से पास से आप जो भी प्राइस चार्ज कर रहे हो वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। मान लीजिए ऑक्सिलरी सर्विसेज आपने जो परचेज की है या फिर अवेल कर रहे हो, अगर उसकी प्राइस ज्यादा हुई तो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहां पे भी तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या करोगे, आप कस्टमर को ज्यादा प्राइस पे बेचोगे, तो के कस्टमर नहीं भी परचेज कर सकते। कहने का मीनिंग ये है कि जो भी सर्विसेज आप अवेल कर रहे हो, अगर वो कम दाम में रीजनेबल प्राइस में आपको मिलेगी, तो आप क्या करोगे, अपने गुड्स या फिर सर्विसेज का जो भी प्राइस है वो आप रीजनेबल रख सकते हो फॉर कस्टमर। क्या आता है, यस, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। क्या है दोनों में, बेसिकली तीन पॉइंट्स आर गिवन। सबसे पहला है आपका मीनिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड, ओके। यहाँ पे सिर्फ क्या एक्सचेंज रिलेटेड बात हो रही है ट्रेड में, और कॉमर्स में क्या बात हो रही है, सर्विसेज को यूटिलाइज करना है साथ ट्रेडिंग के साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्कोप। तो यस, देखो कॉमर्स ऑलरेडी ट्रेड को इंक्लूड कर रहा है और उसका सर्विसेज का भी एक कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। और आपका जो ट्रेड है वो क्या है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री क्या है, पार्टीज। तो बोथ द पार्टीज ऑफ ट्रेड आर मोस्टली नोन टू ईच अदर एंड इन प्रॉक्सिमिटी। मीन देखो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपकी शॉप पे कोई कस्टमर आया, आपने उससे बातचीत किया, आपने एक दूसरे को जाना और एक दूसरे की नीड्स को जाना और आपने सामान को बेच दिए, ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म किया। तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली दोनों पार्टी मिलती है और एक दूसरे को जानती है। लेकिन कॉमर्स में क्या होता है कि बोथ द पार्टीज मे बी एट डिस्टेंट प्लेस एंड अननोन, इवन दो दे कैन ऑब्टेन ऑक्सिलरी सर्विसेज। जैसे कि इसमें होता क्या है कि दोनों पार्टी सपोज दूर है, ऐसा मान लीजिए कि अमेजोन की बात करते हैं, अमेजोन भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है हमें गुड्स से रिलेटेड, कि हाँ मुझे कोई सेलर है वो दिल्ली में है, वो क्या करता है, हम ऑर्डर तो प्लेस कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में हमने ऑर्डर कौन से वेंडर को पास ऑन किया है। वो जो सिस्टम होती है वो ऑटोमेटिक पास ऑन करती है, हमें जब प्रोडक्ट वहां से निकलता है तब हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट तो यहाँ से निकला हुआ है। तो अल्टीमेटली ना तो मैं उस सेलर को जानता हूँ ना वो सेलर मुझे जानता है, but ultimately because of the service provided by the Amazon हम एक दूसरे से क्या करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। और होता क्या है, यहाँ पे वो सर्विस को यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, हाँ दोनों पार्टी एक दूसरे को मे भी नहीं पहचान सकती या बहुत दूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या है आपका, इंडस्ट्री। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इंडस्ट्री का बेसिक मीनिंग क्या होता है, जैसे कि मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि एक जगह पे कपड़े बनाने की यानी कि जीन्स बनाने की एक फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री है। वैसे वहां पे 10 फैक्ट्रीज अवेलेबल है जो शर्ट बनाती है, टी शर्ट बनाती है, अदर काइंड्स ऑफ गारमेंट्स बनाती है। तो आप क्या करोगे कि ये जो पूरी इंडस्ट्री, इसको गारमेंट इंडस्ट्री कहेंगे। उसमें और कुछ फैक्ट्रीज ऐड ऑन हो गई जो टॉयल बनाती है या फिर अदर काइंड्स ऑफ ऐसे क्लोथ मटेरियल बनाती है, तो उसको हम कहेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। व्हेन ग्रुप ऑफ कंपनीज या फिर ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहते हैं। तो चलो लिखा क्या, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय एडिंग यूटिलिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड इज कॉल्ड इंडस्ट्री। तो ये भी सही बात है,
मैंने क्या बोला कि जो कपड़े बनाने की इंडस्ट्री, जो जीन्स बनाते हैं या फिर टी शर्ट बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले रॉ मटेरियल लेके आते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कॉटन कहीं से परचेज किया होगा, किसी फार्मर के पास से या किसी एजेंट के पास से, वहां से उन लोगों ने कॉटन परचेज किया। उस कॉटन को उसने क्या किया, क्लोथ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, लेकिन साथ में उसमें कुछ फैसिलिटी को ऐड ऑन करना। जो कॉटन रहता है, क्या उसको आप ऐसे पहन सकते हो? नहीं पहन सकते, उसको एटलीस्ट एक फॉर्म में लाना पड़ता है। तो जब वो कुछ एड ऑन होता है, उसमें कुछ प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, ताकि उस कॉटन में उसकी वैल्यू को ऐड ऑन किया जाए, ताकि वो शर्ट में कन्वर्ट हो जाए, जीन्स में कन्वर्ट हो जाए या फिर टी शर्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको कहते हैं इंडस्ट्री, ताकि वो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमंस को उनकी नीड्स को सेटिस्फाइड कर सके। अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू finished goods by adding utility to satisfy human needs is called an industry, like manufacturing of furniture from wood, manufacturing of cloth from raw cotton। ठीक है, ये सब क्या हो गया, आपका इंडस्ट्री हो गया। Next है production, economic activity, change in the form of raw material, production of different articles, utilities, and in addition to them, the use of human labor, natural resources, and machines are also considered as the characteristics of industry। ठीक है, इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। वो क्या एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वहां पे आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करते हो। आप क्या करते हो, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हो आप यहाँ पे, हाँ या ना। देन आफ्टर आप यहाँ पे ह्यूमन लेबर को यूज करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हो, और साथ ही साथ मशीनरी को भी यूज कर सकते हो करते हो। तो ये क्या, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो बेसिकली इंडस्ट्री को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री ये सब कुछ आपने पढ़ लिया इन क्लास 10। तो जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये बस वही है, सिर्फ नाम चेंज किया, सेक्टर को हटा के इंडस्ट्री लगा दिया। प्राइमरी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री बेसिकली नेचर से रिलेटेड है, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। These industries are fundamental industry that are connected with sea, land and air. Production activity is relied on nature। ठीक है, जैसे कि अगर जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश प्रोडक्ट में, तो वहां पे सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से आता है, नेचर के पास से आता है। तो वो जो नेचर में से आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो होता है प्राइमरी इंडस्ट्री। जैसे कि एग्रीकल्चर, वहां से आपको व्हीट मिलता है, बाजरा मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारे कॉटन यानी कि कॉटन मिलता है। ये बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, पल्सीज है, अदर। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग क्या होता है, जो जैसे कि हॉर्स रेस की बात करूं, तो वहां पे जो हॉर्स होते हैं वो मेन होते हैं, तो उनके रिगार्डिंग उनको देखभाल किया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, उसके देखभाल केयरिंग किया जाता है, तो उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। पोल्ट्री फार्मिंग, जहाँ पे वो हैन वगैरह को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, चिकन वगैरह जो भी आप कहते हो। और नेक्स्ट क्या है आपका, ये जो फिशिंग, माइनिंग, ये सब क्या है, ये सब आपका हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री रिलेटेड। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आता है, वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी आर यूज्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, आपने जो नेचर से रॉ मटेरियल कलेक्ट किया है, उसको आप एक यूटिलिटी एड ऑन करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, ताकि आप ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल कर सको। तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जैसे कि कॉटन से शर्ट बनाना, ठीक है, केमिकल को यूज करके कुछ कॉस्मेटिक बनाना। तो ये क्या हो गया आपके सेकेंडरी इंडस्ट्री। पोटैटो को यूज करके चिप्स बनाना, तो ये क्या हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री। So here the natural wealth is processed to make it consumable and it's supplied to the consumer। नेचुरल प्रोडक्ट में या फिर नेचुरल वेल्थ में आप क्या एड ऑन करते हो, यूटिलिटी एड ऑन करते हो, जिसको फॉर्म यूटिलिटी कहा जाता है, और आप उसको क्या करते हो, कंज्यूमेबल
कंडीशन में लेके आते हो उसको आप कहते हो फिनिश प्रोडक्ट, और वो किसको सप्लाई किया जाता है, कस्टमर को सप्लाई किया जाता है ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। टर्सरी इंडस्ट्री, इट हैज अ वाइडर स्कोप, ठीक है, क्यों, बिकॉज जो टर्सरी इंडस्ट्री वो एक हेल्पफुल इंडस्ट्री है, किसको हेल्प करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करती है। इट प्रोवाइड्स हेल्प एंड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड बिसाइड्स दिस it is very near to customer. The products obtained from the primary industry and secondary industry are made more consumable for customer with different processes: dairy industry, cold drinks industry, bakery industry, and so on. Tertiary industries also includes the service of banking, insurance, transportation, warehousing, agent, and communication. Basically, कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को और इजी हो जाए प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, तो वो क्या होता है, टर्सरी इंडस्ट्री। बेसिकली टर्सरी इंडस्ट्री में क्या होता है, सर्विस तो प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जैसे कि रिटेल बिजनेस हो गया वो भी टर्सरी इंडस्ट्री में आता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो गुड्स बने होते हैं वो कंज्यूमर तक प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो भी हेल्पफुल है। तो ये इंडस्ट्री क्या करती है, बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्पफुल करती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक और इजीली सर्व कर सके। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द इंडस्ट्री। सो ये था पूरा चैप्टर, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। हमने इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी देखा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखा, साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को हमने देखा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जहाँ पे हमने देखा ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये सब क्या है, बेसिकली ओवरव्यू था बिजनेस के रिगार्डिंग, किस तरह से हो सकता है, मतलब क्या क्या बिजनेस में इंक्लूड होता है। सो अभी इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर कवर अप करेंगे वो बेसिकली सर्विस से रिगार्डिंग होगा, कि बिजनेस करने के लिए कौन सी सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है ताकि आप अपने एक्टिविटी को स्मूथली रन कर सको, आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सको और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सको। सो टिल दैट, थैंक यू वेरी मच। I hope you all have enjoyed this video. Thank you very much. Stay connected and stay tuned for the next video. Subscribe the channel, press the like button, and if you have any doubt regarding the topic or the concept, then please write down your doubt in the comment box. I will try my best to reply you as soon as possible. Share this video. Soon we will meet in the next video. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Thank you.